हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ट्रिनिटी आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। ज्योग्राफी की सीरीज इस समय कंटिन्यू हो रही है। इसके पहले इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री भी लगभग कंप्लीट पे है। बिहार स्पेशल और करंट जा रहा है। इकोनॉमिक्स के 2-3 लेक्चर गए हुए हैं। आने वाले टाइम में 1-2 दिन में आपको और इकोनॉमिक्स के लेक्चर मिल जाएंगे। तो लगातार हम आपको जो PYQ है इसके सारे सोल्यूशंस दिए जा रहे हैं। PYQ का फ़ायदा ये होता है कि एक तो अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो आपका कवर हो जाएगा। फिर एक्सपर्ट लोग यहाँ अलग अलग टीचर आपको करा रहे हैं, तो उससे जुड़ी जो चीज़ें हैं वो बातें आपको बताते रहेंगे कि एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन कैसे टच करेगा। तीसरी बात है, अपने करने में बहुत देर तक कंसंट्रेशन नहीं बनता है। जब सुनते हैं कोई बोलता है दूसरा तो थोड़ा लंबा कंटिन्यू हो जाता है। और अभी इसीलिए हम लोग 20-20, 30-30 मिनट का दे रहे हैं कि आपको ज़्यादा बोरियत ना हो। जब भी टाइम मिले 2 में 2 बार 3 बार 4 बार आप इसको रिवाइज करिए। प्लस आपको चैनल दिया ही गया है, यूट्यूब पे ये सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम हो वो शेयर कर सकते हैं। 1 तारीख से ऐप लॉन्च हो रही है जिसमें आपको लगातार बताएं कि 4 to 5 आवर की क्लास आपको प्रॉपरली मिलेगी डेली, और बहुत ही मिनिमम एक 59 रुपीज़ में। और इस पूरे सीरीज में 110 प्लस की गारंटी दी गई है। तो अगर आप पूरी सीरीज को ऐप के थ्रू डाउनलोड करते हैं और पढ़ाई करते हैं, उस पर लाइव क्लासेस चलेंगी, इंटरेक्टिव रहेगा, डिस्कशंस करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्री के लिए और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द ज्योग्राफी। देखते हैं आज क्या क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। और जो पहला ही बना था वो बना था भाखड़ा नांगल डैम, तो वहीं से शुरू हो रहा है भाखड़ा नांगल डैम। एक चीज़ मैं आपको ऐसे फ्री में बता देता हूँ। एक बार UPSC एक क्वेश्चन पूछा है कि जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक मंदिर किसे माना था। यही भाखड़ा नांगल डैम बन रहा था, उस समय बैठ के देख रहे थे तो किसी ने पूछा था कुछ मंदिर से, कहा ये भारत के आधुनिक मंदिर हैं। तो इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को आधुनिक मंदिर माना गया है जो भारत के विकास के लिए एक बैकबोन का काम करते हैं। अगर आप रियल में इंडिया की ग्रोथ को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप समझिए कि ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 86% पॉपुलेशन इलिटरेट, 90% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अभी भी हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अराउंड 46% people depend on agricultural activities and the contribution of agriculture in economy not more than 17%. There is also problem of growth rate and the farmer suicide. But फिर भी हमने बहुत ही रिमार्केबल ग्रोथ की है, बहुत ही अप्रिसिएबल ग्रोथ की है, बहुत ही कमेंडेबल ग्रोथ की है। अगर आप अपने साथ के इंडिपेंडेंट कंट्रीज के साथ अपनी तुलना करें तो वी आर फॉर अहेड, हम बहुत आगे हैं। तो इसके पीछे जो ये हमारे विजनरी लीडर्स रहे, हाँ कमियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ कर लिया है और कमियां नहीं रह गई। बहुत सी कमियां भी हैं डेवलपमेंट में हमारे, अभी हमको बहुत काम करना है, लेकिन हमारे जो एफर्ट्स हैं वो प्रशंसनीय है। और खासकर ये मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, तो यहीं से टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि भाखड़ा नांगल इज ए ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ, किन किन स्टेट्स का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इनका ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। कुछ नोटिंग करना हो तो लिख लीजिए। ये सतलज नदी पे बना है और भाखड़ा डैम बनने के बाद इसको भाखड़ा नांगल कर दिया गया। सतलज रिवर लिख लीजिएगा। यहीं से हरि के बैराज इस पे बनता है जिससे हम इंदिरा कैनाल निकालते हैं। तो 1 पॉइंट सतलुज रिवर आप अपना मेंशन कर लीजिए कि भाखड़ा नांगल डैम किस नदी बना है, तो सतलज नदी पे बना है। और कौन कौन से स्टेट कंसर्न है, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ये भास्कर लिख गए, भाखड़ा नांगल ही है। ऑन विच रिवर द भास्कर नांगल डैम, देखिए अगला ही क्वेश्चन आ गया। अभी आपको बताए थे सतलुज रिवर पे भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं।
हो गया डियर। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन इंडिया। हाइड्रो पावर स्टेशन जो है ये शिव समुद्रम है, ये कावेरी रिवर पे है कर्नाटका में। कावेरी रिवर कर्नाटका। और अगर ये पूछे कि सबसे ओल्डेस्ट कहाँ हमने पावर जनरेट किया था, तो वो है वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग, ठीक है, 1897 में। लेकिन ये 1902 है, 1902 शिव समुद्रम वाटरफॉल है, वहीं पे बना था हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। कहाँ पे है? तो मोस्ट प्रोबेबली ये कहाँ होना चाहिए? ये है आंध्र प्रदेश में, अब हो गया तेलंगाना। तो ये एपी और तेलंगाना पुराना प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड ऑन द महानदी रिवर। महानदी पर दुनिया का सबसे लंबा बांध है। अब बताइए कौन सा क्वेश्चन होगा? इसका आंसर है बेटा हीराकुंड डैम। लेकिन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड ऑन द महानदी रिवर। हीराकुंड, दुधवा एंड द घुमपदार डैम आर लोकेटेड ऑन द महानदी रिवर। तो ये भी होगा, ये भी होगा। और हीराकुंड डैम वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा बांध है ये दुनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम वही क्वेश्चन, ऑन विच रिवर द हीराकुंड डैम कंस्ट्रक्टेड। महानदी, अभी आपको बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथान, बेलपारी एंड तिलैया डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड। ये सब रिहंद के नदी के आसपास आएंगे, झारखंड में पड़ रहा है, अंदाजा लगाइए। मैथान, बेलपारी एंड तिलैया डैम्स ये सारी बराकर नदी पे बनी हुई हैं। ये ट्रिब्यूटरीज है, किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? बराकर रिवर मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर। दामोदर को वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है, जैसे कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, वैसे दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और इसी की ट्रिब्यूटरी है बराकर। इसी बराकर पर मैथान, बेलपारी और तिलैया डैम बना हुआ है। रिहंद पावर प्रोजेक्ट भी जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। अब एग्रीकल्चर का आ गया। तो बांध में आप अगर गौर करेंगे तो नागार्जुन सागर, हीराकुंड, तिलैया, कुछ आपका बिहार से, और एक भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल तो बनता है एग्रीकल्चर। Towards the end of summer, there are pre-monsoon shower, which are a common phenomena in Kerala and the coastal area of Karnataka. Locally, they are known as। ये क्वेश्चन को हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आया था मैंगो शावर के नाम से। तो इसको देखो, ऐसा है कि मैंगो शावर भी कहते हैं और ब्लॉसम भी बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम, ब्लॉसम शावर। तो मेरे हिसाब से इसका होगा मोर देन वन। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करिए। द प्री मानसून शावर केरला एंड कोस्टल एरिया, लोकली दे आर नोन एज मैंगो। इन कर्नाटका दे आर नोन एज मैंगो शावर, इन केरला दे आर नोन एज चेरी ब्लॉसम। काल बैसाखी भी इनको कहा जाता है इन वेस्ट बंगाल। दिस शावर आर यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ टी, जूट, राइस कल्टीवेशन। इन असम दीज आर नोन एज बरदोसियाला।
ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं इंपॉर्टेंट, कई तरह से घुमा के पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया इज प्रैक्टिस्ड in area having annual rainfall less than, dry land agriculture in India practice in areas having annual, मतलब ड्राई लैंड शुष्क कृषि भारत में किस क्षेत्र में की जाती है जहां रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से कम हो। नोट कर लीजिए, एरिया भी लिख लीजिए। राजस्थान वगैरह का एरिया इसमें आता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या आता है इसको देखते हैं। डबल क्रॉपिंग इन एग्रीकल्चर मींस राइजिंग ऑफ। डबल क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है एग्रीकल्चर में, जो बार बार डबल क्रॉपिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो नोट कर लिए, 2 क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइम, जैसे चावल और गेहूं दोनों बोलिए। क्लियर हो गया? तो इस तरह की क्रॉपिंग जो होती है उसको डबल क्रॉपिंग कहते हैं। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पाथवे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर? इफिशिएंट इरिगेशन, क्वालिटी सीड्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, नन ऑफ द अबव, मोर ऑफ द अबव। मोर ऑफ द अबव, ये सारी चीजें जरूरी है, ऐसा कोई नहीं है। आप बताइए इसमें क्या लग रहा है? सारी चीजें जरूरी लग रही हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इफिशिएंट इरिगेशन एक्चुअली क्या है, ये ग्रीन रिवोल्यूशन का स्लोगन है, ये सारे टेक्निक्स यूज किए गए थे ग्रीन रिवोल्यूशन में। इरिगेशन का एक्सपेंशन किया गया था, HYB सीड्स, हाई वेराइटी एल्डिंग सीड्स, HBY सीड्स का यूज किया गया था, पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया था, और केमिकल फर्टिलाइजर्स NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, इसका भी इस्तेमाल किया गया था। तो सारी जरूरी है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया? कोऑपरेटिव सोसाइटी, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, नन ऑफ दीज। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सोर्स नहीं है, विच इज नॉट द सोर्स ऑफ फाइनेंस, बताइए। ये होना चाहिए, ये नन ऑफ दीज हो गया, ये होना चाहिए ऑल द एबव, क्योंकि सबसे नंबर 1 पे आता है कमर्शियल बैंक, नंबर 2 पे आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और नंबर 3 पे आता है रीजनल रूरल बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकल नेम ऑफ झूमिंग? झूमिंग क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम झूमिंग कहते हैं। गए खेत में साफ किए, कुछ देर तक खेती किए और इसको मान लिए, तो झूमिंग जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है। इंडिया में इसके एरिया वाइज बहुत सारा, बेवार भी नाम है, दहिया भी नाम है, पोडू भी नाम है, तो मोर ऑफ द एबव हो जाएगा इसका आंसर। बाकी आपको बताएंगे और भी कितने तरह के झूमिंग कल्टीवेशन इंडिया में है, ये सारा आपको नोट कराया जाएगा। आप अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में दहिया कहा जाता है, बेवार जो है, बेवार जो बुंदेलखंड रीजन का है, और पोडू आंध्र प्रदेश रीजन का है। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द टर्म मल्चिंग? मल्चिंग शब्द को कौन सा इसमें बताता है? कवरिंग द बेयर ग्राउंड बिटवीन क्रॉप्स विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रा, बिल्कुल सही है। मल्चिंग खरपतवार जो खेतों में लगाई जाती है, डाली जाती है 2 लाइंस के बीच में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
द करेक्ट पेयर ऑफ लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड कंट्री इज, द करेक्ट पेयर ऑफ लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड कंट्री, किस देश में कौन सा है? तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो सही है वो लदांग मलेशिया सही है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन पूरे दुनिया में, खासकर एशिया की तो विशेष क्वालिटी है। तो चेन्ना जो है ये बांग्लादेश ना हो के चेन्ना जो है ये श्रीलंका की है। दूसरा कौन सा बच रहा है? मिल्पा, मिल्पा शिफ्टिंग कल्टीवेशन है सेंट्रल अमेरिका का। और सेंट्रल अमेरिका में कौन से देश आते हैं? बेलीज, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, सल्वाडोर, होंडुरस, इन जगहों पे होती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। Millets are called miracle grains and the crops of the future. Why? Millets को आश्चर्यजनक फसल क्यों कहा था? Millets मतलब मोटे अनाज, क्योंकि ये सलाइन सॉइल में पैदा हो जाते हैं। ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप बिल्कुल सही है, इनमें सूखे का बहुत असर नहीं पड़ता। रिक्वायर फ्यू एक्सटर्नल इनपुट्स, ये भी सही है। न्यूट्रिशनल कंपेरेबल टू राइस एंड व्हीट बिल्कुल सही है। तो मोर वन ऑफ द एबव हो जाएगा मिलेट। क्लियर हो गया? मिलेट को ही मिरेकल क्रॉप्स, मिरेकल ग्राउंड्स और फ्यूचर क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक जो शुरू हो रहा है फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में बता दें कि जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हमारे पास अपने लोगों को खिलाने के लिए अनाज नहीं था। तो अमेरिका से हमारा एक PL 480 नाम का समझौता था। ये गेहूं की एक वैरायटी है जो US हमको सप्लाई करता था। और ये समझ लो कि US में ये गेहूं सुअरों को और जानवरों को खिलाया जाता था और यही गेहूं हमको दिया जाता था। और जब भी चूँकि 65 में वॉर हो गई, पाकिस्तान से दो लड़ाइयाँ हो गई, तो हर टाइम पे, और पाकिस्तान अमेरिका गोद में बैठा हुआ था, तो हर टाइम पे अमेरिका हमको आंखें दिखाता रहता था कि आपकी गेहूं सप्लाई PL 480 की बंद कर देंगे। उसी पे हमारी लाइफ साइकिल डिपेंड थी। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री के शासन के दौरान, आपको याद भी होगा, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान पाकिस्तान युद्ध के समय। और बाद में फॉर्मली, हालांकि इनफॉर्मली शुरू कर दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, फॉर्मली इंदिरा गांधी ने इसको शुरू किया था। और जो कृषि के क्षेत्र में आज तक एक ही वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला है और वो है नॉर्मन बोरलॉग, मैक्सिको के थे, मैक्सिकन बोनी प्रजाति जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। उसी गेहूं को लेकर इंदिरा गांधी अपनी कार में बैठी थी और हमारे प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को बुलाया और उनको कहा था कि भारत में आप ग्रीन रिवोल्यूशन करिए और अमेरिका के आंख दिखाने से हमको फ्री करिए। तो उसी HYV सीड्स मेन फैक्टर्स थे जिस वजह से भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ। और इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स ये होंगे ही होंगे, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी होगा ही होगा। लेकिन अगर पूछ दे कि सबसे मोस्ट इफिशियंट कारण कौन सा था, तो उसका ग्रीन रिवोल्यूशन का मेन कारण था क्या? ग्रीन रिवोल्यूशन का मेन कारण था हमारे यहाँ HVYV सीड्स, हाई वेराइटी एल्डिंग सीड्स। पहले हमारा गेहूं जो होता था पतला होता था और लंबा होता था। अब जो गेहूं है उसकी लंबाई छोटी होती, ठीकना गेहूं और मोटा गेहूं होता है। और एक ही साल में हमने 50 मिलियन टन का ज़्यादा प्रोडक्शन किया था। और अमेरिकन साइंटिस्ट थे विलियम गॉड, जिन्होंने ये नाम दिया था ग्रीन रिवोल्यूशन की। दिस इज ग्रीन रिवोल्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रीन रिवोल्यूशन। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपको दे दूं। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड, which one of the following most appropriately describe the nature of green revolution of the late 60s of 20th century?
अब भी अगर आप गौर करेंगे, इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या होगा? हाई एल्डिंग वैरायटी सीड। हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अभी आपको बताए थे इन लेट 60, ये 66-67 में हुआ था। इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, हाई एल्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, यही बार बार बोल रहा हूँ, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, वाटर टेक्नोलॉजी, ये भी था, लेकिन हम मानेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया progressed maximum in the production of rice, in the production of pulses, in the production of jute, in the production of wheat. ग्रीन रिवोल्यूशन जो टर्म हम दिए हैं वो स्पेशली बढ़ावा दिया है व्हीट के प्रोडक्शन को। चावल का प्रोडक्शन लगभग जितना था उतना ही, और पल्सेस के प्रोडक्शन घटे भी हैं, इसलिए सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन या एवर ग्रीन रिवोल्यूशन की बात हो रही है। इसके अलावा हमने बाद में येलो रिवोल्यूशन, पिंक रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन ऐसे कर करके अलग अलग लॉन्च किए, लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन का जो मेन इम्पैक्ट गया था वो गेहूं के प्रोडक्शन पे गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो बड़ा लंबा दिया हुआ है, बड़ा क्वेश्चन है। What is true about the second green revolution in India? It aims at further increase the production of wheat and rice in areas already benefited from the green revolution. Statement से ही लग रहा है ये नहीं होगा। It aims at extending seeds, water, fertilizer to areas which could not benefited from green revolution. बिल्कुल सही है, जो एक बार बेनिफिट ले चुका है। It aims at increasing yielding of crops other than those used for the green revolution in the beginning, ये भी गलत है, सही है। It aims at integration cropping with the animal husbandry, social forestry and fishing, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Select the component of the green revolution by using the given code. अब इसमें क्या क्या चीज़ें थी, इनको आपको सेलेक्ट करना कि ग्रीन रिवोल्यूशन में किस किस पे फोकस किया गया था। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में बेटा हाई एल्डिंग वैरायटी सीड बिल्कुल सही है, इरिगेशन बिल्कुल सही है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी सही है, और रूरल रोड्स एंड मार्केटिंग भी सही है। तो ऑल द 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The local names of rice crop produced in the northern India in winter are Aman, Aghani and Aus. Aman, Sali and Aghani. Aman, Aus and Sali. More than one of the above. अब आपको ये बताना है कि इसमें से किसका प्रोडक्शन नॉर्थ इंडिया में होता है। लोकल नेम्स दिया गया है अमन, साली एंड अगहनी। बी नोट कर लीजिए, ये खरीफ की क्रॉप्स हैं, विंटर राइस भी बोला जाता है इनको। इनके 4 नाम मिलते हैं, नोट कर लीजिए। अमन बोला जाता है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल। साली बोला जाता है असम में, अगहनी बोला जाता है बिहार में। एक शारदा नाम मिलता है, शारदा बोला जाता है ओडिशा में, नोट कर लीजिए इसको। शरद बोला जाता है SARRAD। अगर प्री विंटर बोलता तो प्री विंटर में औंस भी आ जाता है, ये होता है आपका ऑटम के महीने में, ये भी वेस्ट बंगाल है। शरद उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
रेनबो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, इंद्रधनुषीय क्रांति, बताइए। ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ऑल द अबव, ऑल द अबव इसका आंसर है। देखो जब सारे रिवॉल्यूशंस को एक साथ बोलेंगे तो रेनबो रिवॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है, इंद्रधनुषीय क्रांति। अगला है द ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, अब ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा हुआ हो सकता है, खुद बताइए आपको। फिश प्रोडक्शन, ब्लू रिवॉल्यूशन, कोल प्रोडक्शन, कोल हमारे पास है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को ब्लैक रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया है। ब्लैक रिवॉल्यूशन, क्रूड ऑयल रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपका ये टॉपिक यही खत्म हुआ। तो हम लोग लगातार क्वेश्चंस डेली आपको भेजते जा रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज का। यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें फ्री है दोस्तों, इसको जरूर देखिए, आपकी जानकारी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। बार बार आपको बताया जा रहा है 1 नवंबर से ऐप लॉन्च हो रही है, उस ऐप को ज्वाइन करिए जिसमें 4 to 5 आवर डेली की क्लासेस मिलेगी आपको। 5 या 6 तारीख से, छठ के बाद आप छठ मना लीजिए और छठ के बाद से रेगुलर हो जाइए उस सीरीज पे। तो छठी मैया के आशीर्वाद से और सूर्यदेव के आशीर्वाद से 100%, 110+ की गारंटी के साथ लगते हैं बीपीएससी प्री के लिए। ऑल द बेस्ट।